जंतर मंतर से देश की आवाज बने मोहम्मद इरफान डिप्रेशन से जूझ रहा 35 वर्षीय झुग्गी बस्ती का निवासी इस वक्त अपनी जबान के बल पर सोशल मीडिया पर छाया। चलिए जानते हैं इरफान की कहानी। डिप्रेशन से जूझ रहे 35 साल के एक झुग्गी बस्ती में रहने वाले व्यक्ति ने अपनी साफ गोई और ऐसी मुस्कान से इंटरनेट को हैरान कर दिया है जो पूरी पीढ़ी के दर्द को छिपाए हुए हैं। हाँ, उनकी बातें सुनकर मैं रो पड़ी, लेकिन बेबसी में नहीं बल्कि ये सोचकर कि जब उनके जैसे लोग मौजूद है तो मैं हिम्मत कैसे हार सकती हूँ। कितने गहरे विचार है और जिस तरह से वे अपनी बात कहते हैं, मेरे लिए वे शायद इस विरोध प्रदर्शन की सबसे बड़ी खोज है। वकीलों और कानून से जुड़े लोगों, आपने संविधान की इससे बेहतर व्याख्या कभी नहीं सुनी होगी। ये देखकर दिल टूट जाता है कि ये लोग न सिर्फ गरीबी से जूझ रहे हैं बल्कि भेदभाव का भी सामना कर रहे हैं। भारत में गरीब पैदा होना एक अपराध है। सोशल मीडिया पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आई प्रतिक्रियाओं में से ये बस एक है जिसके दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं के विरोध प्रदर्शन स्थल से कहे गए शब्द इंटरनेट पर छा गए हैं। मोहम्मद इरफान ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। वे कभी स्कूल नहीं गए। बचपन में आंगनवाड़ी में जो थोड़ी बहुत शिक्षा मिली वही उनकी एकमात्र पढ़ाई लिखाई थी। वे 35 साल के हैं, अविवाहित हैं और दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती में अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ रहते हैं। जिस एक कमरे के घर में वे रहते हैं उसकी कोई पक्की छत नहीं है, बस एक तिरपाल की शीट है जो लगभग 12 वर्ग गज की रहने की जगह को मौसम की मार से बचाती है। इरफान गुजारा करने के लिए एक सड़क किनारे बर्फ की सिल्लियां बेचते हैं। वे अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ कहते हैं, मैं मजदूर वर्ग से हूँ सर, मैं बहुत बोलता हूँ सर। वे बेशक बहुत बोलते हैं लेकिन उनकी बात बहुत साफ होती है। उनकी बातों में मजाक मजाक में कही गई गहरी बातें और हिंदू उर्दू शायरी का पुट होता है। जंतर मंतर पर लल्लन टॉप के पत्रकार रजत पांडे के साथ उनकी बातचीत सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। लोग इस परिवार की मदद के लिए आगे आने की अपील कर रहे हैं और इंटरनेट पर यूजर्स इरफान की साफ सुथरी सोच और अपनी बात कहने के अंदाज से काफी प्रभावित और भावुक नजर आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें संविधान की प्रस्तावना कैसे जबानी याद है और वे इतनी आसानी से कविताएं कैसे सुना लेते हैं, तो इरफान का चौंकाने वाला जवाब था कि वे गूगल AI से पूछते हैं। अगर वे संतुष्ट नहीं होते या उन्हें कोई शक होता है तो वे दोबारा पूछते हैं कि क्या AI टूल अपने जवाब से संतुष्ट है। उन्होंने लोगों की बातें सुनकर और लगातार विरोध प्रदर्शनों में शामिल होकर भी बहुत कुछ सीखा है। लोकपाल आंदोलन से लेकर शाहीन बाग तक और इस किसानों के धरने से लेकर महिला पहलवानों के धरने तक हर प्रदर्शन में वे शामिल रहे। उन्होंने दिल्ली से कश्मीर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी हिस्सा लिया। वे बिना किसी भावना के बताते हैं कि भारत में मजदूरों का शोषण हो रहा है। वे समझाते हैं कि उन्हें हल्के में लिया जाता है क्योंकि वे एक दिन की भी मजदूरी गवाकर रैलियों में शामिल होने का जोखिम नहीं उठा सकते। काम करने के लिए तैयार बहुत सारे बेरोजगार लोग लाइन में लगे हैं, इसलिए मालिक मजदूरों को तय न्यूनतम मजदूरी से भी कम पैसे देते हैं। अगर वे विरोध करते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि मालिकों को भरोसा होता है कि वे उनकी जगह किसी और को रख लेंगे। वे थोड़ी आवाज ऊंची करते हुए कहते हैं, सर कि सिर्फ भरपेट खाना ही जिंदगी नहीं है। वो खुलकर बताते हैं कि उन्हें डिप्रेशन है, वो इसके लिए दवा ले रहे हैं। उनका कहना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि जिस अस्पताल में वो गए थे वहाँ उनके जैसे बहुत से लोग थे। वो कहते हैं कि जिंदगी ऐसी ही है कि डिप्रेशन होना तय है। हालांकि उन्हें अपनी और अपने माता पिता की दिल की बीमारी की चिंता रहती है। उन्हें अपनी बहनों की शादी की भी चिंता है क्योंकि दहेज देने की उनकी क्षमता सीमित है। इरफान पांडे को बताते हैं कि उनके पास आयुष्मान कार्ड तो है लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं है। वो बिना ज्यादा विस्तार में गए कहते हैं कि अक्सर आयुष्मान पोर्टल, आयुष्मान मित्र या आयुष्मान हेल्पलाइन काम नहीं करते हैं। वे पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि संविधान जाति, धर्म, शिक्षा या आर्थिक स्थिति से परे हर व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करता है, लेकिन राज्य बेखौफ होकर व्यक्ति की इसी गरिमा का उल्लंघन करता है। वे कड़े शब्दों में कहते हैं कि राशि के लिए धर्म जरूरी होता है लेकिन शासन चलाने के लिए नहीं। उनके शब्द तेजी से निकलते हैं और कभी कभी वे किसी जुनून में डूबे व्यक्ति की तरह बोलते हैं। लोकतंत्र में बातचीत दोनों तरफ से होनी चाहिए, संवाद की गुंजाइश होनी चाहिए और गलत फहमियां दूर करने का मौका होना चाहिए। लेकिन इरफान को लगता है कि देश में लोकतंत्र सिकुड़ रहा है। वे कहते हैं कि लोकतंत्र में असहमति जताना कोई अपराध नहीं है, फिर भी असहमति जताने वालों को अपराधी की तरह देखा जा रहा है। वे कांपती आवाज में कहते हैं, जब आप 11-12 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद रोज 500 रुपए कमाते हैं तो पढ़ाई लिखाई करना, सेहतमंद रहना, साफ सुथरे कपड़े पहनना और साफ सफाई बनाए रखना मुश्किल हो जाता है सर। वे साफ तौर पर कहते हैं कि ग्रामीण इलाकों और शहरों की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले ज्यादातर भारतीयों की जिंदगी किसी बुरे सपने जैसी है। वे बताते हैं कि ऐसे भारतीयों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी सरकार हम सभी से खरीदे गए सामान पर GST भरने की उम्मीद करती है। जरा देखिए कि 1980 में भारत और चीन कहाँ थे और आज चीन कहाँ है। इनके बीच का फर्क जमीन और आसमान का नहीं बल्कि जमीन और चांद का है। अगर चीन आगे निकल पाया है और अपने लोगों के लिए बेहतर जीवन स्तर और बुनियादी सुविधाएं पक्की कर पाया है तो भारत क्यों नाकाम रहा है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।